एक वादा एक सपना। एक ऐसे राज्य का सपना जो अपने पहाड़ों का, अपनी संस्कृति का और अपने लोगों का ख्याल रखेगा। लेकिन 25 साल बाद क्या हुआ? आज उत्तराखंड की कहानी उम्मीद और निराशा के बीच में कहीं फंसी हुई है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सपना अधूरा क्यों रह गया। ये बात है उत्तराखंड बनने के ठीक बाद की। और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा था, मैं अपने प्रदेश से बोल रहा हूं। अब देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसमें वो गर्व है, वो अपनेपन का एहसास है जो उस वक्त हर उत्तराखंडी के दिल में था। तो आखिर ये सपना था क्या? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वो कौन सी उम्मीदें थीं, कौन सी ख्वाहिशें थीं जिनके साथ इस राज्य की नींव रखी गई। तो देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं 1971 में, जब हिमाचल प्रदेश बना और सफल हुआ तो एक उम्मीद जगी। ये साबित हो गया कि एक छोटा पहाड़ी राज्य भी अपने लोगों के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। और बस इसी प्रेरणा से सालों लंबा आंदोलन चला और फिर वो दिन आया 9 नवंबर 2000, जब उत्तराखंड बना। उम्मीद बस एक ही थी कि अब फैसले लखनऊ में नहीं होंगे, फैसले यहीं होंगे। ऐसे लोग लेंगे जो पहाड़ों को समझते हैं। और लोगों की मांगें क्या थीं? बहुत ही सीधी, बहुत ही बुनियादी। अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अपने गांव के पास बढ़िया अस्पताल, और हाँ, ऐसे काम धंधे, ऐसा रोजगार कि अपना घर, अपना परिवार छोड़कर शहरों की तरफ भागना ना पड़े। कुल मिलाकर एक ऐसी सरकार जो पहाड़ों की मुश्किलों को भी समझे और यहाँ की संस्कृति को भी। तो ये तो था सपना, लेकिन अब करीब करीब 25 साल बाद हकीकत क्या है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। और ये जो फर्क है ना, सपने और हकीकत का, वो बहुत बड़ा है। जहां बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात थी, वहां आज सिस्टम फेल हो चुका है। जहां लोकल जॉब्स की उम्मीद थी, वहां से तो बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। और जिस सांस्कृतिक सद्भाव के लिए ये जगह जानी जाती थी, वहां अब सांप्रदायिक तनाव की बातें होने लगी हैं, जो पहले कभी सुनने में भी नहीं आती थी। और सोर्स ये साफ कहता है कि इसके लिए किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इन 25 सालों में देखिए, करीब 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल बीजेपी की। लेकिन जो राज्य की असल परेशानियां हैं, जो बुनियादी दिक्कतें हैं, उन्हें कोई भी हल नहीं कर पाया। तो ये मसला पॉलिटिकल नहीं, बल्कि गवर्नेंस का है, शासन की विफलता है। तो सवाल ये उठता है कि राज्य में जो हो रहा है, उसे विकास कहें या फिर ये विकास के नाम पर असल में विनाश है। अच्छा, तो ये विनाश दिखता कैसा है? चलिए एक नंबर से समझते हैं। साल 2000 से लेकर अब तक उत्तराखंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर करीब 50,000 हेक्टेयर जंगल साफ कर दिए गए। अब 50,000 हेक्टेयर सुनने में शायद उतना बड़ा न लगे, तो चलिए इसे पेड़ों में गिनते हैं। अंदाजा है कि ये करीब 15 करोड़ पेड़ हैं। जी हां, 15 करोड़। इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही हुई है, उसकी असल कीमत का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आखिर ये जंगल और पेड़ गए कहां? ये सब खत्म हो गए उन प्रोजेक्ट्स में जिन्हें हम विकास कहते हैं, जैसे कि खराब तरीके से बनी सड़कें, बिना सोचे समझे बनाए गए बांध, और वो विवादास्पद 4 धाम हाईवे जिसने पहाड़ों के नाजुक इकोसिस्टम को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। और यहीं पर एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। हम जिन्हें नेचुरल डिजास्टर्स या प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं ना, जैसे लैंडस्लाइड्स, बाढ़, सोर्स का कहना है कि ये असल में प्राकृतिक हैं ही नहीं, ये मैन मेड हैं, इंसानों की बनाई हुई हैं। जब नाजुक पहाड़ों पर इस तरह का अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो इन आपदाओं को न्योता दिया जा रहा है। ये अपने आप नहीं आ रही। चलिए इस विनाश वाले विकास के मॉडल को एक असली उदाहरण से समझते हैं। बात करते हैं देहरादून की नदियों पर बन रहे एक प्रोजेक्ट की। और सवाल बहुत सीधा है, क्या टूरिस्ट के लिए हाईवे बनाने के लिए नदियों को ही ढक देना, उन्हें खत्म कर देना सही है? वो भी ऐसी नदियां जो शहर की लाइफलाइन है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। खर्चा है करीब 6,000 करोड़ रुपए। और मकसद ये है कि टूरिस्ट्स को मसूरी तक जल्दी पहुंचाया जाए। और इसके लिए देहरादून की 2 मेन नदियों बिंदाल और रिस्पना के ऊपर एक एलिवेटेड हाईवे बना दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा? सोर्स के मुताबिक कीमत चुकाएंगे वो हजारों लोग जिनके घर तोड़े जाएंगे, और कीमत चुकाएगा पूरा शहर जब उसे मिट्टी के कटाव और बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। जबकि इसका असली फायदा जनता को नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स, कार कंपनियों और नेताओं को मिलने की बात कही जा रही है। और इस प्रोजेक्ट के खतरों के बारे में आर्किटेक्ट भारती जैन की ये चेतावनी सुनिए।
वो कहती हैं कि ये सिर्फ बरसाती नाले नहीं हैं, ये वो नसें हैं जो हमारे ग्राउंड वाटर को, ज़मीन के नीचे के पानी को रिचार्ज करती हैं। और अगर इन्हें कंक्रीट से ढक दिया तो इसका सीधा मतलब है कि हम मॉनसून में बाढ़ और गर्मियों में सूखे को दावत दे रहे हैं। तो ठीक है, इतनी सारी चुनौतियां हैं, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई दूसरा, कोई बेहतर ऑप्शन है भी? इस पर इतिहासकार शेखर पाठक टूरिज्म के 2 मॉडल सामने रखते हैं। एक है तीर्थ यात्रा जैसा टूरिज्म, मतलब ऐसा टूरिज्म जो प्रकृति का सम्मान करे, वहां के लोगों का सम्मान करे और सस्टेनेबल हो। और दूसरा है तीर्थ यात्रा जैसी टूरिज्म, मतलब शोर शराबे वाला, सब कुछ तबाह करने वाला, पूरी तरह से अस्त व्यस्त। और अब उत्तराखंड को चुनना है कि उसे इन दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाना है। तो सोच भविष्य के लिए 2 बातें बिल्कुल साफ साफ कहता है। पहली, अपने लोगों पर इन्वेस्ट कीजिए, बेहतर स्कूल बनाइए, अच्छे अस्पताल बनाइए और लोकल लेवल पर रोजगार पैदा कीजिए ताकि ये पलायन रुके। और दूसरी, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाइए, पानी, जंगल, जमीन, क्योंकि यही तो राज्य की असली दौलत है। और आखिर में हम वही लौट कर आते हैं जहां से हमने ये बात शुरू की थी, रामचंद्र गुहा के उन्हीं शब्दों पर। उत्तराखंड बना तो था बहुत बड़ी उम्मीदों, बहुत बड़ी आकांक्षाओं के साथ, लेकिन 25 साल बाद भी वो सपना अधूरा है। और अब भविष्य के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या इस अधूरे सपने को अभी भी पूरा किया जा सकता है?